हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट कंसेप्ट के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम देख पाएंगे कि पीआईबी और द हिंदू और दैनिक जागरण, जनसत्ता, ये सारे न्यूज़पेपर का संकलन है इसमें। तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज की। पहला टॉपिक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। यह उन्नत सुरक्षा प्रणाली 6 साल के भीतर पूरे रेलवे नेटवर्क में लागू की जाएगी, जिससे दुनिया में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक सुरक्षा दक्षता और यात्रियों को भरोसा बढ़ेगा। ये रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने ये करा है। और ये जो है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो किसको, यात्रियों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा जो यात्री उससे सफर कर रहे हैं। तो यही है। और ये 6 साल के भीतर ये पूरे रेलवे नेटवर्क में जितने भी ट्रेन है उसमें मतलब इन सभी चीज़ों में, इन सभी रेलवे नेटवर्क में लागू कर दिए जाएंगे। तो इसमें यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदार दर उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने से प्रेरित है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने से प्रेरित है। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस वृद्धि का श्रेय सरकारी पहलों, महिला उद्यमिता कार्यक्रमों और अधिक आर्थिक समावेशन को दिया जाता है, जो बेहतर श्रम बाजार स्थितियों में योगदान देता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में महिला श्रम शक्ति भागीदार दर, महिला श्रम मतलब कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी जो बहुत बढ़ी हुई है, दिख रही है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने से प्रेरित है। ठीक है, मुख्य रूप से। और जो इसका है कि केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 31 जनवरी 2025 को इस चीज को प्रस्तुत किया। और ये जो वृद्धि का श्रेय किसको दिया है? सरकारी पहल को, महिला उद्यमिता कार्यक्रम को, जो सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। माइटी आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की। अब एग्री हब, एग्रीकल्चर हब की शुरुआत की है, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है। एआई से संचालित है एग्री हब। किसने? माइटी और इंदौर ने, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट करी है एग्री हब। ठीक है, जिसका उद्देश्य है भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। ठीक, इस पहल का उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके सूखे, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसे चुनौतियों का सामना करना है। ठीक है, जो भी भूमि कम उपजाऊ वाली है उन सबको ये निरीक्षण करेगा, उसमें क्या जरूरत है क्या नहीं है, ये सारी चीजें का विशेष ध्यान रखेगा। कौन सा क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, इन सब का वो क्या अध्ययन करेगा और उसके अनुसार चीजें प्रोवाइड करने के लिए सरकार को क्या देगा, मतलब निरीक्षण देगा। तो ये है निर्देश देगा। एग्री हब जो है तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन और उद्योग सहयोग के माध्यम से किसानों और शोधकर्ताओं और कृषि व्यवसाय को समर्थन करेगा। ठीक है, एग्री हब जो तकनीक है, ये जो एआई से संचालित है, ये क्या करेगा? इन तकनीकों का प्रयोग करके क्या करेगा? स्टार्टअप, इंक्यूबेशंस और उद्योग सहयोग के माध्यम से क्या करेगा? किसानों और शोधकर्ता, जो किसान, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो शोधकर्ता है उनको सहयोग देगा और कृषि व्यवसाय का समर्थन करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी ये मदद करेगा। फिर अगला टॉपिक है महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान। महाराष्ट्र जो है एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कौन? महाराष्ट्र। एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए
भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र सरकार जो है एआई, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया है। कौन स्थापित किया? महाराष्ट्र सरकार ने। और इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसमें क्या है? शिक्षा है, उद्योग है, सरकार के विशेषज्ञ है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय अनुसंधान विकास, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तकनीक प्रगति, टेक्नोलॉजी की मतलब बढ़ावा दिया गया, कौशल विकास और एआई नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे महाराष्ट्र को वैश्विक एआई केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को एआई का वैश्विक केंद्र स्थापित करना है। बहुत अच्छी पहल है। और 4 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? वाटर शेड यात्रा अभियान शुरू किया है। शिवराज सिंह चौहान वाटर शेड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है शायद, हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? वाटर शेड यात्रा शुरू की है, अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जो है मृदा और जल संरक्षण को बढ़ाना है और अस्थायी संसाधनों का प्रबंधन प्रोत्साहित करना है। पूरे भारत में कृषि उत्पादकता, आजीविका, पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका उद्देश्य है मृदा जल संरक्षण को बढ़ाना, अस्थायी संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना और पूरे भारत में कृषि उत्पादकता और आजीविका और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में क्या सुधार करना है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो वाटर शेड यात्रा है, ये वाटर मतलब क्या? वाटर शेड मतलब कि सिंचाई प्रबंध करेगा, सिंचाई से संबंधित है। तो मृदा का क्या? मृदा और जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, मतलब कि डिप जैसे फुहारे से जो करते हैं हम सिंचाई करते हैं, तो क्या वो डिप वाला कहते हैं, डिप कुछ कहते हैं, आप देख लीजिएगा, ड्रिपिंग इरिगेशन कहते हैं। तो उसको क्या करता है? जल संरक्षण को बढ़ावा देता है और मृदा की उत्पादकता भी बनी रहती है। तो इसमें कम पैसे में मतलब कम पानी में ही खेती संभव हो पाता है। तो इसके देखा जाए तो संरक्षण को बढ़ावा, संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, संसाधन को प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट करता है, और पूरे भारत में कृषि उत्पादकता और आजीविका और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करना है। अगला टॉपिक है 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में बहु सांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में क्या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये जो है जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और ये जो है इस भव्य समारोह में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मास्तीले, आध्यात्मिक नेता महंत स्वामी महाराज ने भाग लिया। महंत स्वामी महाराज। जोहान्सबर्ग कहाँ है? जो दक्षिण अफ्रीका आप देखेंगे यहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका के इधर पे यहाँ पे जोहान्सबर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे है, और यहीं पे क्या बोलते हैं, एक बहुसांस्कृतिक केंद्र के रूप में वेब्स का मतलब कि निर्माण किया गया है, मतलब उनका मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो यही है कि उसके राष्ट्रपति है पॉल मास्तीले। आध्यात्मिक नेता महंत स्वामी महाराज ने भाग लिया है। वास्तुशिल्प, चमत्कार, पूजा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और सामाजिक सेवा के केंद्र के रूप में काम करेगा। फिर है अगला टॉपिक है दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने अपने औपनिवेशीकरण प्रयासों के तहत कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है।
ये हमने पिछले भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो कोलकाता के जो है फोर्ट विलियम, जो ब्रिटिश कंपनी का जो किला था, उसको नाम बदल के क्या कर दिया, विजय दुर्ग कर दिया गया है। नया नाम भारत की स्वदेशी और सैन्य विरासत का सम्मान करता है। छत्रपति जो शिवाजी महाराज के रणनीतिक गढ़ महाराष्ट्र के विजय दुर्ग किले से प्रेरणा लेता है। यह नाम बदलना संस्थानों और स्थलों में औपनिवेशिक विरासत को हटाने के लिए एक बड़े सरकारी प्रयास दर्शाता है। बहुत बढ़िया है, बदलना ही चाहिए, क्योंकि हम कोई औपनिवेशिक गुलाम नहीं रहे, अब स्वतंत्र है और स्वतंत्र खुद का स्वदेशी कुछ होना चाहिए। और स्वदेशी के तौर पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिस पे हमें गर्व करनी चाहिए। कब अगला है, आयुष मंत्रालय ने 17वीं औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17वीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। श्री प्रताप राव जाधव द्वारा उद्घाटन की गई है। यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, जो आयुष मंत्रालय ने 17वीं के औषधीय लाभों के बारे में क्या जागरूकता फैलाने के लिए क्या शुरुआत की है, 17वीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान। ठीक है, ये श्री प्रताप राव जाधव द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह पहल जो है महिलाओं के स्वास्थ्य की बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 2047 तक समग्र विकास के लिए भारत के 5 प्राण लक्ष्य के साथ संरेखित है। आंवला, मोरिंगा, गिलोय, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों पर पिछली पहलों की सफलता का अनुसरण करता है। भारत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने रसद क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग प्रदान करना है। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना जो है और राष्ट्रीय रसद नीति, ठीक है, जैसी पहलों के माध्यम से उस अपने रसद क्षेत्र को मजबूत करना प्रयास को, मतलब आपूर्ति श्रृंखला को क्या मजबूत करेगा। रसद क्षेत्र मतलब होता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप खाने का सामान हो सकता है या फिर कोई उपकरण हो सकता है, मतलब इन सब की आपूर्ति होती रहे। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, रसद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, रसद आपूर्ति कहते हैं। तो मजबूत करने का मतलब कि इन सारे चीजों का क्या करना, उसको मतलब कि आपूर्ति मजबूत करना है श्रृंखला की, सभी चीज पहुंच पाए आसानी से, तो इसको कहते हैं। तो खाद्यान्न भी हो सकता है, इसमें किसी चीज का उपकरण हो सकता है, औद्योगिक उपकरण हो सकते हैं या फिर चिकित्सा से संबंधित हो सकते हैं। तो ये सारे क्या रसद क्षेत्र में आते हैं। जो लक्ष्य 2030 तक यह विश्व बैंक रसद प्रशोधन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग प्राप्त करना है, इसका लक्ष्य है। वर्तमान में 38 स्थान पर भारत तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास और बहु मॉडल परिवर्तन और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 2030 तक विश्व बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग प्राप्त करना और वर्तमान में 38वें स्थान पर भारत तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास और बहु मॉडल परिवर्तन और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। 2029 मतलब 2029 में देखा जाए तो ये 484.43 बिलियन डॉलर के बाजार प्रक्षेपण के साथ सरकार, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रसद लागत को क्या सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% के घटाकर एकल अंक तक लाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, इतने डॉलर बिलियन के बाजार प्रक्षेपण मतलब उसका बाजार है, और सरकार, प्रौद्योगिकी और निजी सार्वजनिक मतलब पीपीपी मॉडल पे क्या रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के इतना प्रतिशत से घटाकर क्या एकल अंक तक लाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो जो अभी कितना है
13 से लेकर 14% से। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ने से पहले आप देख लीजिए ये क्या है। पीएम गति शक्ति, जो गति शक्ति है और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से सरकार क्या रसद क्षेत्र को मजबूत करेगा। ठीक है, इसका लक्ष्य होगा कि 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में क्या रसद प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और ये क्या 25 रैंकिंग प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब विश्व बैंक जो सूचकांक जारी करता है उसमें क्या प्राप्त करना है? 25 रैंकिंग। और इसमें 38वें स्थान पर है। वर्तमान में कितने स्थान पे? 38 स्थान पे है। और इसको जाना कहाँ है? 2030 तक 25 पर। भारत तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास और बहुमोडल परिवर्तन और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और 2029 तक जो है क्या है? 29 तक 484.43 बिलियन डॉलर के बाजार प्रक्षेपण के साथ सरकार प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रसद लागत को इतना से करके एकल, मतलब जो ये जो है ना बाजार के साथ इतना बाजार, पहली बात कितने का बाजार करना है? 400, अरे यार 484 484.43 484.43 जो है 484.43 जो है इतना बाजार लाना है 2029 तक। ठीक है, और फिर एक और चीज करना है, लागत को जो अभी लागत कितना है? 13 से 14% का जो लागत है उसको सिंगल डिजिट में करना है। जैसे 5 कर दिया या 6, 9 से लेकर कितना भी कर सकते हैं या 1 तक, मतलब एक सिंगल डिजिट में करना है, मतलब उसकी लागत को कम करना है। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है। इसमें यही लिखा है, रसद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। फिर जो अभी 38वें स्थान पर है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसको क्या करना है? 25 पे करना है। 2029 तक क्या करना है? इतना जो उसका बाजार को बनाना है। और फिर उसके बाद जो उसकी लागत है वो सकल घरेलू उत्पाद का जो इतना 14 से 13% तक का है। तो इसको एकल डिजिट, मतलब एकल तक करना है, यानी कि 9 से लेकर 1, इनमें से किसी में भी हो सकता है। तो 1% हो गया, ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप क्या किया है। और इस योजना में पूरे भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए गति विनियमन और शैक्षणिक पहल लक्षित सुधार उपाय शामिल है। तो इसमें यह है कि सरकार ने क्या किया है कि यूनिसेफ ने क्या किया, बच्चों को चोट से, मतलब चोट लग जाती है उसकी वजह से कई बच्चों की मतलब मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है, जिसमें क्या मतलब कि उनके लिए सुरक्षित सड़कें बनाया जाएगा। बस इतना ही है यूनिसेफ ने किया है। यूनिसेफ हमेशा बच्चों के लिए मतलब करता है, मतलब हमेशा नहीं, मतलब करता है। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए मील का पत्थर हासिल कर लिया है। जो अक्षय ऊर्जा क्या होता है? जो कि खत्म नहीं, मतलब कि उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा क्या है? सौर हमेशा रहेगा। अब ऐसे एक्सेप्शन है कि हाँ भाई जब वो बहुत टाइम है, मतलब सूर्य को खत्म होने में, लेकिन अक्षय ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो खत्म नहीं होगा। इसको हम इसी को कहते हैं अक्षय ऊर्जा। और ये जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है द्वारा घोषित यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करना है? कम करना है। और भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करती है 100 गीगावाट। आगे बढ़ते उपभोक्ता मामले
के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को एआई संचालित तकनीक बेहतर बनाया है, जिससे उपभोक्ता शिकायत निवारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्नत प्रणाली तेजी से समाधान के लिए क्षेत्रवार विश्लेषण प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि हुई है और शिकायतों के समाधान में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो है उन्नत प्रणाली तेजी से समाधान के लिए क्षेत्रवार विश्लेषण प्रदान करती है और जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि हुई है और शिकायतों के समाधान में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल जो 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 1993 में स्थापित है। एनसीएस के सफाई कर्मचारियों के कल्याण में सुधार लाने, बेहतर कार्य स्थितियों, स्वास्थ्य सुरक्षा, मजदूरी सुनिश्चित करने और कल्याणकारी योजना जैसे गैर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए काम करता है। अब देखा जाए इसका है क्या, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल जो है 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी के। तो 1993 में स्थापित एनसीएस के सफाई कर्मचारियों के कल्याण में सुधार लाने बेहतर कार्य स्थितियों और स्वास्थ्य सुरक्षा, मजदूरी सुनिश्चित करने और कल्याणकारी योजना गैर कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए काम करता है। किसके लिए? स्वास्थ्य सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थिति, मजदूरी सुनिश्चित करना, कल्याणकारी योजना में गैर कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है। अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में क्या किया है, अनुवाद सेवा में 6 और भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जो है विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना है। क्या है? लोकसभा ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवा में 6 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। मतलब कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, संसद में इन जो 6 भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की है, जिससे कि अनुवाद सेवा में 6 भाषाओं, ठीक है, मतलब ये लोग बोल पाएंगे और इनका क्या हो जाएगा कि इनकी अनुवाद की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य है कि विधायी चर्चाओं में पहुंच समावेशिता को बढ़ाना है। यह कदम अंततः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को शामिल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने से इसकी संप्रेषणीयता और आधिकारिक स्थिति बहस छिड़ गई है। हाँ, ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली बिहार की होगी, मणिपुरी मणिपुर की होगी, संस्कृत जो कि ये तो शायद उत्तराखंड में भी संस्कृत बोला जाता है, पता नहीं, मुझे उतना ज्ञात नहीं है। तो उर्दू भी बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। बोडो असम, बोडो जनजाति रहती है। डोंगरी उधर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो को प्रतीकात्मक उपहार भेंट किए हैं। इसमें डोकरा
कलाकृति भी शामिल थी, जिसमें भारत की आदिवासी और विरासत पारंपरिक धातु ढलाई शिल्प कौशल को दर्शाया गया था। जो ब्रिजिट मैक्रो को उन्होंने राजस्थान का बेहतरीन चांदी का हाथ से उकेरा हुआ दर्पण भेंट किया है। इसमें राज्य की प्रसिद्ध धातु की कारीगरी और कलात्मक परंपराओं को दर्शाया गया है। अब फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान, मतलब फ्रांस जब आए, फ्रांस के जो यात्रा हुए भारत में, फ्रांस की यात्रा, जिसमें कि इमैनुअल मैक्रोन और उनकी प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रोन को प्रतीकात्मक रूप से क्या दिया, उपहार दिया गया है, जो डोकरा कलाकृति भी शामिल है। इसमें आदिवासी विरासत और पारंपरिक धुलाई शिल्प विषय कौशल को क्या दर्शाया गया है, आदिवासी विरासत। जो ब्रिजिट मैक्रो को उन्होंने राजस्थान का बेहतरीन चांदी का दर्पण दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिजिट मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। आयकर विधेयक 2025 प्रस्तावित कानून का उद्देश्य है आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करना, जिससे कर प्रावधान सरल, स्पष्ट और अधिक संरचित हो जाए। क्या हो जाए? उद्देश्य क्या है? आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, और जिससे कि प्रावधान का उद्देश्य क्या है? जिसका प्रावधान सरल हो जाए, स्पष्ट हो जाए, अधिक संरचित हो जाए। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा को बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर है कि याद रखिए कि निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में आयकर विधेयक पेश किया है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट और अधिक संरचित करना है उस प्रावधान को 1961 में आयकर अधिनियम। अगला जो टॉपिक है, द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने विज्ञान, खेल, राजनीति, कला और संस्कृति में भारतीय महिला और नारी शक्ति के बढ़ते योगदान पर जोर दिया है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में उन्होंने विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, संस्कृति में भारतीय महिलाओं, नारी शक्ति के बढ़ते योगदान पर जोर दिया है। मुर्मू ने बधाव को तोड़ने में मानसिक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। अगर कोई भी आप बधाव को तोड़ना चाहते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और वो दृढ़ होनी चाहिए। महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए रूढ़ियों को चुनौती देने का आग्रह किया है। फिर अगला है 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी ने ब्लेयर हाउस में एलन मस्क से मुलाकात की, ठीक है। ब्लेयर हाउस में एलन मस्क से मुलाकात की किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाशिंगटन डीसी में ब्लेयर हाउस में, ठीक है, एलन मस्क से मुलाकात। एलन मस्क ने स्पेसएक्स की स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट, स्पेसएक्स की स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट से एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल भेंट की है। वायुमंडलीय पुनः प्रवेश सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई टाइल भारत और मस्क के उपक्रमों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। बदले में पीएम मोदी क्लासिक भारतीय किताबें उपहार में दी है। टैगोर की द क्रिसेंट मून, द ग्रेट आर.के. नारायण कलेक्शंस और पंचतंत्र है, ठीक है। बदले में पीएम मोदी ने क्लासिक भारतीय किताबें उपहार में दी। टैगोर की द क्रिसेंट मून, द
ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन और पंचतंत्र है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं काशी काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम जो है, काशी तमिल संगम जो है ये 3 काशी तमिल संगम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया। कहाँ राज्य? बनारस में। ठीक है, जिससे कि तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होंगे और शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विद्वानों और कलाकारों पेशेवरों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को क्या बढ़ावा देता है। प्रतिभागी प्रयागराज में महाकुंभ, अयोध्या में राम मंदिर का भी दौरा करेंगे। और NEP जो है 2025 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अनुरूप भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक जश्न मनाएंगे। ठीक है, क्या है इसमें? काशी तमिल संगम जो कहाँ मनाया गया? वाराणसी में आयोजित की गई है 15 से 24 फरवरी को, जिससे कि तमिलनाडु काशी के बीच संबंध वो क्या मजबूत होंगे और शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया है ये। और कार्य विद्वानों और कलाकारों पेशेवरों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। किसके अंतर्गत? विद्वान, कलाकार और पेशेवर। जो प्रतिभागी प्रयागराज में महाकुंभ, अयोध्या में राम मंदिर का भी दौरा करेंगे, जो प्रतिभागी होंगे। ठीक है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अनुरूप भारतीय ज्ञान प्रणालियों का जश्न मनाएंगे। अगला टॉपिक है कार्मिक लोक शिक्षा या पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कार्मिक लोक सहायता और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों का क्या करा? समाधान करना है। और 180 मामलों की समीक्षा के साथ वर्ष 2017 में पेंशन विवाद समाधान को बढ़ा रही है। मतलब जो है कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री, ठीक है, कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये है पेंशन राज्य मंत्री है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। 12वीं भारतीय पेंशन अदालत। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मतलब इसका जो है 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की जो अध्यक्षता करेंगे, इसको किसने स्टार्ट करा है? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ठीक है, इसका उद्देश्य है सेवानिवृत्त जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, उनके लंबे समय से जो पेंशन नहीं मिले हैं उनका समाधान करना है, उन्हें पेंशन देना। 2017 से ये विवाद का समाधान बढ़ा है, मतलब कि काफी समाधान हुई है। 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। क्या? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला आदि महोत्सव 2025 भारत की आदि मतलब आदिवासी, भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का जश्न मनाना है। यह महोत्सव जो है आदिवासी उद्यमिता, शिल्प कौशल, भोजन, पोशाक और आभूषणों को प्रदर्शित करता है। मतलब आदिवासी की क्या उद्यमिता, शिल्प कौशल, भोजन, पोशाक, आभूषणों को क्या प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल आदिवासी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक है
भारत टेक्स 2025 बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजनों में से एक है जो 14 से 17 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, ठीक है। भारत टेक्स 2025 बड़े वैश्विक कपड़ा टेक्सटाइल, मतलब उससे टेक्स्ट बन गया तो ये क्या मतलब कपड़े से संबंधित होगा, तो बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजनों में एक है, ठीक है। कौन? भारत टेक्स 2025 14 से 17 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में क्या इसको और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है। इंडिया जो नई दिल्ली में भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है। कि 100 देशों के 500 प्रदर्शकों और 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की विशेषता वाला यह आयोजन परिधान मतलब कि पहनने वाला कपड़ा और घरेलू साज सज्जा, घरेलू कुछ डेकोरेशन के सामान और तकनीकी वस्त्र और साधारणीय वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर प्रकाश डालेगा, जिससे कि 120,000 से अधिक आगंतुकों आएंगे। कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित इस आयोजन का उद्देश्य है भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। अब भारत टेक्स 2025 का उद्देश्य क्या है? तो भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। अगला टॉपिक है हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है, भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में कॉलेज की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के से बातचीत की और कौशल विकास और उद्यमिता पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। रोजगार सृजन के लिए नवाचार और उद्यमिता पे महत्व पर जोर दिया है। मतलब हिंदू कॉलेज जो है उसका 126वें वर्ष स्थापना दिवस मनाया गया। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने आए और बौद्धिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में कॉलेज की भूमिका को सराहना की कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल नेशनल पहचान को मतलब बनाए रखने और उसकी भूमिका में बहुत अहम भूमिका निभाया। किसने? हिंदू कॉलेज ने। तो इसकी सराहना की और उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के से बात की और क्या करा कि कौशल विकास, सही बात है, आजकल हर जगह स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनको रोजगार के लिए क्या नवाचार और उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया कि नवाचार इनोवेशन होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप का गुण होनी चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है ताकि रोजगार सृजन हो सके। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2025 खिलाड़ी MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराजा शामिल हुए हैं। चर्चा में लक्ष्य निर्धारण, लचीलापन, तनाव प्रबंधन, खेलों में जीवन से सबक शामिल थे। छात्रों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और शैक्षणिक जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए विकास की मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विकास की मानसिकता होनी चाहिए किसमें? मतलब बच्चों में। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, ये 2025 में खिलाड़ी MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज शामिल हुए। मतलब परीक्षा पे चर्चा में कौन? मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यतिराज शामिल हुए। चर्चा में लक्ष्य का निर्धारण, लचीलापन, तनाव प्रबंधन, खेलों में जीवन के सबक और छात्रों का अनुशासन, कड़ी मेहनत और शैक्षिक जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए विकास की मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अवनी लेखरा है और क्या होते हैं MC मैरी कॉम है और यतिराज है, सुहास यतिराज। याद रखिएगा, तीनों नाम को पूछ देगा। फिर अगला है
रेशम क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन भारत टेक्स 2025 के लिए 25 के हिस्से के रूप में भारत मंडपम नई दिल्ली कपड़ा मंत्रालय विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा किया गया है। और जो है CSB केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और CSTRI द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य है रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को क्या बढ़ावा देना है। मतलब सम्मेलन सिल्क टेक 2025, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेशम उत्पादों की गुणवत्ता और स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। तो ये है रेशम क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है सिल्क टेक। इसमें भारत मंडपम में हुआ, कपड़ा और विदेश मंत्रालय जो राज्य श्री पवित्रा मार्गेरिटा। अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है। किसको? केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है। कृषि विकास को प्रमुख प्रावधानों में MSME सहायता, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क की पूर्ण छूट, बीमा क्षेत्र में निवेश का विस्तार और कम उपज वाले जिलों के लिए एक नई कृषि योजना शामिल है। और बजट में ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, जिसमें MSME ऋण गारंटी योजना और अंतरिक्ष रक्षा, दूरसंचार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज आयात के लिए एक समझौता जैसी पहल शामिल है। तो इसमें आपने देख लिया कि केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। मतलब कौन से? आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब 4, और 5वां विषय क्या है? कृषि विकास। ठीक है, इन सबको प्राथमिकता दी गई है। किसको? आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। इन प्रावधानों में MSME सहायता, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क की पूर्ण छूट, बीमा क्षेत्र में क्या है? निवेश का विस्तार है, कम उपज वाले जिलों के लिए नई कृषि योजना शामिल है। बजट में ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, जिसमें MSME ऋण गारंटी योजना, अंतरिक्ष रक्षा, दूरसंचार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज आयात के लिए समझौते जैसी पहल है। तो इनके लिए क्या है? MSME जो है महत्वपूर्ण खनिज शुल्क की पूर्ण छूट, बीमा क्षेत्र, मतलब कि बीमा क्षेत्र, निवेश का विस्तार, कम उपज वाले जिलों के लिए नई कृषि योजना। तो इन सब चीजों के लिए क्या किया गया है? बजट में ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, जिसमें MSME ऋण गारंटी योजना, अंतरिक्ष रक्षा, दूरसंचार, मतलब जो है इनमें क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने, महत्वपूर्ण खनिज आयात के लिए समझौता किए गए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत कतर ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। भारत और कतर खाड़ी देश है कतर। भारत और कतर जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दी, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी तमीम बिन हमद अल थानी, ये कहाँ के हैं? कतर के।
अमीर शेख है, तमीम बिन हमद अल थानी। अल थानी बस याद रखिए कि यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 14.08 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। किसने? भारत और कतर ने। कतर ने प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में निवेश करने, यूएई, सऊदी अरब, जो ओमान, कुवैत के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी रुचि दिखाई है। अगला टॉपिक है आरएसएस। आरएसएस जो है ने झंडेवालान जो नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया है। यह 5 लाख वर्ग फीट में फैला है, जिसमें कि 3 ऊंची इमारतें, एक सभागार, एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक कैंटीन और हनुमान मंदिर है। 150 करोड़ रुपए की यह परियोजना पूरी तरह जनता के दान से वित्त पोषित है। पूरी तरह जनता के दान से वित्त पोषित है। इसे स्थिरता और आधुनिक बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाजपा मुख्यालय के आकार से भी क्या है, बड़ा है ये। आरएसएस झंडेवाला नई दिल्ली में केशव कुंज का उद्घाटन किया गया है। आरएसएस का है, केशव कुंज किससे संबंधित? आरएसएस। फिर अगला है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है, जो भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। इन म्यूजियम में भारत की मौसमी संबंधी घटनाओं मतलब प्रगति को दर्शाने वाले 38 भित्ति चित्र है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट सहयोग से विकसित किया गया है। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट सहयोग क्या है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम, आर्ट ऑफ म्यूजियम, ठीक है। ओपन आर्ट ऑफ म्यूजियम जो है वो नई दिल्ली, मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है, जो आईएमडी द्वारा किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है विभाग है। 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस म्यूजियम ने भारत मौसमी प्रगति को दर्शाने के लिए 38 भित्ति चित्र से दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से, ठीक है। तो इसमें क्या है आप समझ गए। ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम है, जो मौसम भवन उद्घाटन जो है मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर। मतलब कि मौसम विभाग से संबंधित जो है ना जितनी भी जानकारी है उसको क्या आर्ट गैलरी है, तो आर्ट वॉल म्यूजियम क्या, तो ठीक है। इसमें क्या है, जो आईएमडी की बाहरी दीवारों पर भारत के मौसम पूर्वानुमान इतिहास के कलात्मक श्रद्धांजलि में बदल देता है। अगला टॉपिक है 194 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पायलट कार्यक्रम नक्शा। पायलट कार्यक्रम नक्शा 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है रायसेन में? पायलट कार्यक्रम नक्शा है। पायलट कार्यक्रम नक्शा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कितने करोड़ लागत है इसका? 194 करोड़ लागत है इसका, ठीक है। अब केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है, पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी निकायों और शहरी भूमि सर्वेक्षण का आधुनिकीकरण करेगी। अब भूमि रिकॉर्डों की सटीकता और शहरी नियोजन में सुधार करेगी, ठीक है। इसका काम क्या है? भूमि सर्वेक्षणों का आधुनिकीकरण, भूमि रिकॉर्डों की सटीकता, शहरी नियोजन में सुधार करेगी, भूमि विवादों को कम करेगी। भूमि विवाद बहुत अच्छी है, नक्शा तैयार करेगी मूल रूप से देखा जाए तो। इसमें क्या 26 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश है और 152 शहरी स्थानीय निकाय है। आगे बढ़ते हैं।
18 फरवरी 2025 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकलिंग पर्यावरण उद्योग संघ भारतीय रिसाइकलिंग पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग जलवायु परिवर्तन 2025 अपशिष्ट रिसाइकलिंग जलवायु परिवर्तन 2025 किसके द्वारा आयोजित की गई है? रिसाइकलिंग पर्यावरण उद्योग संघ, ठीक है, द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में अपशिष्ट रिसाइकलिंग किया जाएगा, अपशिष्टों का रिसाइकिल किया जाएगा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें अपशिष्ट को कम करने और संसाधन दक्षता में सुधार करने और रोजगार सृजन के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल पर जोर दिया है। अगला टॉपिक है प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण 17 फरवरी 2025 को सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन द्वारा किया गया है। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे फिलीपींस राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापागल अरोयो, अभी फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति है ग्लोरिया, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति कौन है? ग्लोरिया मैकापागल। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? ग्लोरिया मैकापागल। वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक और भारतीय प्रवासी शामिल हुए हैं। तिरुवल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कौन है? तमिल कवि है, ठीक है। और सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन द्वारा किया गया है। इसके हर्ष कुमार जैन द्वारा, ठीक है। यह भारत फिलीपींस राजनयिक संबंध 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, ठीक है, भारत फिलीपींस। अगला बढ़ते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात करें तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से सालाना 10 लाख नौकरी के अवसर प्रदान करने और रोजगार सुलभता और डिजिटल भर्ती दक्षता को बढ़ाने के लिए नौकरी भर्ती मंच NPNA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल, राष्ट्रीय कैरियर मतलब रोजगार कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से सालाना 10 लाख नौकरी के अवसर प्रदान करने और रोजगार सुलभता और डिजिटल भर्ती दक्षता को बढ़ाने के लिए नौकरी भर्ती मंच मंच NPNA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। और फिर है अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। ये 22वें स्थापना दिवस पर अनुसूचित जनजाति ST के अधिकारियों की रक्षा और कल्याण पर क्या ध्यान केंद्रित किया गया? ST के अधिकारों की रक्षा और कल्याण पर ध्यान दिया गया है। और जो है ये केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने वन अधिकार अधिनियम को लागू करने और आदिवासी विकास वन अधिनियम को लागू करने और आदिवासी विकास को बढ़ावा कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए NCST की भूमिका पर प्रकाश डाला है। ये क्या करेगा? जो आदिवासी जो है उनके अधिकारों की रक्षा और कल्याण पर केंद्रित है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो है जुएल ओराम, ठीक है, वो वन मंत्री अधिनियम को लागू करने वन अधिकार अधिनियम को लागू करने और आदिवासी विकास कार्यक्रमों को समर्थन देने में NCST की भूमिका पर प्रकाश डाला है, ठीक है। फिर है बंगाल में लगातार तीसरे साल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड
अकाउंट बर्ड काउंट जो है बंगाल में लगातार तीसरे साल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है GBBC 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें देश में देखी गई कितने 1068 प्रजातियों में से 543 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। बर्ड काउंट किया गया है जिसमें कितना का 1068 प्रजातियों में से कितना 543 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। और फिर इसका है परीक्षाओं के कारण कम भागीदारी के बावजूद बंगाल के पक्षी निरीक्षण समुदाय में इबिस बिल कॉमन स्टार्लिंग जैसे दुर्लभ प्रजातियों को दर्ज किया गया, जिसे पक्षियों के आवास संरक्षण के प्रयासों पर बल दिया गया है। अगला टॉपिक है IRDAI। IRDAI 1 मार्च 2025 में प्रभावी यूपीआई मैंडेट के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान प्रणाली बीमा ASBA पहल की शुरुआत की है। और यह पहल जो है बीमाकर्ता और पॉलिसी स्वीकृति तक सुरक्षित, पारदर्शी और परेशानी मुक्त प्रीमियम लेनदेन सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये क्या है IRDAI जो है 1 मार्च 2025 से प्रभावी यूपीआई मैंडेट के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान प्रणाली ASBA की शुरुआत की है। ये इससे क्या हो जाएगा कि बीमाकर्ता पॉलिसी स्वीकृति जो की है उनको मतलब कि लेनदेन में परेशानी मुक्त प्रीमियम लेनदेन में सुनिश्चित करती है। फिर अगला टॉपिक है भारत में फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस की शुरुआत की है, जिससे यह पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू द्वारा की गई है। यह पहल लाइसेंसिंग प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता सुविधा को बढ़ाती है, विमानन सुरक्षा क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करती है। ठीक है, भारत के फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस की शुरुआत की है, जिससे यह पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंसिंग अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया। चीन के बाद कौन सा देश बन गया? दूसरा देश। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू द्वारा विकसित की गई है। यह पहल लाइसेंसिंग प्रक्रिया में दक्षता सुधार सुविधा को बढ़ाती है। ठीक है, पर्सनल लाइसेंस की शुरुआत, डिजिटल लाइसेंस। चीन के बाद दूसरा देश कौन गया? भारत चीन के बाद डिजिटल लाइसेंस में दूसरा बन गया है देश। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। इन्होंने क्या किया? लाइसेंसिंग प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाने के लिए विमान सुरक्षा डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करती है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वहां जाएंगे। ठीक है, अगले महीने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया है कि मोदी की भागीदारी दोनों देश के बीच क्या मजबूत ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। तो मॉरिशस से हमारा काफी अच्छा संबंध है, यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है, तो वहाँ जाएंगे। और राम गुलाम जो है इस पर जोर दिया है कि ये दोनों देशों के बीच क्या ऐतिहासिक और द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है। अगला टॉपिक है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। पद्मा नायडू प्रधानमंत्री जो बंगाल के पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्त प्राय
प्रजातियों की आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करती है। सेंटर फॉर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल के सहयोग से विकसित कर इस सुविधा में एक पशु संग्रहालय भी है, जो कि देश में संरक्षण अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। पहला क्या है, डिजिटल आधारित जो चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है, जो पश्चिम के दार्जिलिंग में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है में स्थापित किया गया है। और ये जो है जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्त प्राय प्रजातियों की आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करती है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित इस सुविधा में एक नया पशु संग्रहालय भी है, जो देश में संरक्षण और अनुसंधान को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। भारत के 20 वर्षीय विश्वा कुमार ने असाधारण संज्ञात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए मेमोरी लिंग वर्ल्ड चैंपियन जीती है। उन्होंने संख्याओं और छवियों और शब्दों की स्मृति याद करने की प्रतियोगिता में अपनी असाधारण मानसिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए 13.5 सेकंड में 80 अंक याद करके नया रिकॉर्ड बनाया है। वाह, 13.5 सेकंड में 80 अंक याद किया है। ठीक है, और क्या है, स्मृति याद है। कौन है लड़का, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ये है कि विश्वा 20 वर्ष का लड़का है, जिसने कि अपनी स्मृति याद करने की जो है उसको प्रतियोगिता में अपनी असाधारण मानसिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। राजकुमार 13.5 सेकंड में 80 अंक याद करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। फिर है नीति आयोग ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। वीके पॉल की अध्यक्षता में, ठीक है, एक समिति गठित की है जो एम्स नई दिल्ली की विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य सेवा संस्थागत में बदलने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। ठीक है, और यह समिति स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाते हुए सुधार कार्यक्रम समय सीमा का सुझाव देगी। इसके अतिरिक्त नीति आयोग वैश्विक UHC मॉडल का अध्ययन करने और स्वदेशी दवा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए CSEP रिसर्च फाउंडेशन के साथ सहयोग करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दुर्लभ बीमारी के उपचार को अधिक किफायती बनाने में काम कर रहा है। अब नीति आयोग ने जारी किया है, वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो एम्स दिल्ली को क्या करेगी, विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य सेवा के संस्थागत बदलने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। कौन है, एम्स दिल्ली और विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थ्य सेवा संस्थान। ठीक है, यह समिति जो है स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को क्या करेगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयासों को तालमेल बिठाने हेतु सुधार कार्यक्रम समय सीमा का सुझाव देगी। ठीक है, और फिर इसके नीति आयोग ने वैश्विक UHC मॉडल के अध्ययन करने और स्वदेशी दवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, CSEP रिसर्च फाउंडेशन CSPCP रिसर्च फाउंडेशन के साथ सहयोग के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दुर्लभ बीमारियों के उपचार और किफायती बनाए, मतलब सस्ती बनाएगी। इसका है नीति आयोग के वीके पॉल की अध्यक्षता में है, और ये जो है नई दिल्ली एम्स और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सेवा संस्थान के सब के मामले में। फिर अगला है भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। ठीक है, भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आयुष मंत्रालय और NCISM द्वारा समर्थित इस अभियान ने एक सप्ताह में स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक
सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं जो है 6,04,912 प्रतिज्ञाएं। एक महीने में जो है 13,89,002 13,89,02,976 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब जो भी है इतना जैसे मील के पत्थर हासिल किए हैं। साथ ही बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम जो है 62,525 फोटो और वीडियो एल्बम जो है 12,798 वीडियो के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2025 को मुंबई में संपन्न हुआ। अब ये है क्या? पहली बात बहुत ही कठिन लग रहा है, अजीब सा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। एक्चुअली ये है ये कि जो है देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, ठीक है, भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान है जो 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, इसने जो समग्र स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता, ठीक है, स्वास्थ्य के सेवा और आयुर्वेद जो है के प्रति देश की क्या प्रतिबद्धता है ये दर्शाते हैं। जो आयुष मंत्रालय और NCISM द्वारा समर्थित इस अभियान ने एक सप्ताह में स्वास्थ्य अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं, मतलब सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं एक महीने में इतना कि जैसे मील के पत्थर हासिल किए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित प्रतिज्ञाएं हैं। और फिर साथ ही सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम, इतना फोटो एल्बम है और वीडियो एल्बम इतना है, रिकॉर्ड बना दिए हैं। और जो कि 20 फरवरी 2025 को मुंबई में संपन्न हुए। कहाँ हुए हैं? देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान मुंबई में संपन्न हुए हैं। अगला टॉपिक है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू जो है वो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। उड़ान यात्री कैफे, वहाँ पे कैफे है, ठीक है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, ठीक है, उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। 19 दिसंबर 2024 को कलकत्ता में पहली बार शुरू की गई यह सुविधा जो है दूसरी ऐसी सुविधा है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और निर्बाध बनाना, मतलब बिना किसी बाधा के अधिक सुलभ होगा और सस्ती होगी। तो ये क्या करना है, ये बनाना है। और कोलकाता उड़ान यात्री कैफे की गुणवत्ता और किफायती होने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख दक्षिणी केंद्र चेन्नई में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब कि इसमें कोलकाता में स्टार्ट किए यात्री कैफे, उसके बाद क्या किया गया, इसको देखते हुए, उसके प्रेरित होते हुए चेन्नई सरकार ने भी चेन्नई में कर लिया ये काम। ठीक है, और अगला है खजुराहो का नृत्य महोत्सव। खजुराहो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश में हो। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये 91 संस्करण 20 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया, जिसमें भारत की शास्त्रीय नृत्य विरासत का जश्न मनाया गया है। और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित और मध्य प्रदेश पर्यटन समर्थित प्रतिष्ठा खजुराहो मंदिर, ये सारी चीजें पिछले में पढ़ चुके हैं हम लोग ये। तो ये है महोत्सव में क्या है, पारंपरिक समकालीन नृत्य प्रदर्शन, विरासत पर्यटन, शिल्प प्रदर्शनियां, पाक अनुभव, साहसिक गतिविधियां शामिल होगी। अगला पढ़ते हैं माइटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी सार्वजनिक निजी सेवाओं तक निर्बाध क्या पहुंच के लिए प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार और सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? माइटी ने, सुशासन पोर्टल। ये जो है श्री एस कृष्णन के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, समावेशिता और शासन का दक्षता को क्या करना, बढ़ाना है। पारदर्शिता, समावेशिता और शासन दक्षता को बढ़ाना है। प्लेटफॉर्म सुशासन संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन नियम है 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ
संरेखित जो उपयोगकर्ता के अनुकूल आधार पारिस्थितिकी तंत्र के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाता है। जो प्लेटफॉर्म सुशासन जो पोर्टल है, इसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी, समावेशिता बढ़ेगी, शासन को दक्षता मिलेगा, मतलब लोग आसानी से काम कर सकेंगे जो भी है चीजें। तो क्या होगा, जीवन को आसान बनाएगा नागरिकों के, वही लास्ट में पॉइंट लिखा है। और फिर ये क्या, प्लेटफॉर्म सुशासन संशोधन नियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ संरेखित है, जो उपयोगकर्ता जो उपयोग करेंगे अनुकूल आधार पारिस्थितिकी इकोसिस्टम प्रदान करेगा, के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तंत्र के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। आगे कौन सा टॉपिक है देखते हैं। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप नेपाल भूटान को क्रमशः 700 से 2150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव किया है। यही बांग्लादेश हेतु 120, मालदीव जैसे 600 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप नेपाल भूटान को क्रमशः, नेपाल को 7000 और भूटान को 2150 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, नेपाल को 700 है और भूटान को 2150 करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं बांग्लादेश हेतु 120 और मालदीव हेतु 600 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया। अब ये आईआर में हम भी लिख सकते हैं कि भारत जो है प्रथम पड़ोसी नीति के साथ मतलब क्या भारत की भूमिका क्या है अन्य देशों में। तो नेपाल को 700 करोड़ और भूटान को 2150, बांग्लादेश को 120 और मालदीव को 600 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। चाबहार बंदरगाह हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार हेतु प्रावधान, मखाना बोर्ड की स्थापना पश्चिमी कोसी नहर PRM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना IIT पटना का दक्षता का विस्तार किया जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 चीजें करी गई है। पहले मखाना बोर्ड, दूसरा हो जाएगा कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा तीसरा, चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता, मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना, और फिर है पांचवा जो हो जाएगा IIT पटना। फिर अगला क्या है, आयकर स्लैब है। आयकर स्लैब में क्या है, 12 लाख तक जिसका आय होगा उसको कोई मतलब कर नहीं देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख तक का जो है वो 15% देगा अपना जो भी आय का। फिर है उसके बाद है 16 से 20 है उसको 20% देना पड़ेगा, और 20 से 24 है उसको 25% क्या देना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा। पहली बार 500 करोड़ का AI उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। पहली बार 500 करोड़ का AI उत्कृष्टता केंद्र। हर जिले में कैंसर डे सेंटर बनेगा हर जिला में। और फिर इसके बाद बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। यह केवल उन्हीं विदेशी कंपनियों हेतु जो बीमा प्रीमियम का यूज सिर्फ भारत में करेगी, उन्हीं के लिए जो बीमा प्रीमियम यूज कहाँ करेगी, सिर्फ भारत में। बैटरी निर्माण हेतु कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। बहुत अच्छा, ये निवेश को आकर्षित करेगा, मतलब कि उद्योग को भी आकर्षित करेगा। फिर अगला है परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च की गई 2033 तक है। 5 मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार करने का लक्ष्य। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली उत्पादन का लक्ष्य। ठीक है, छोटे मॉड्यूलर जो 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में, और 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य। 5 विश्व स्तरीय कौशल केंद्र विदेशी भागीदारी को साथ बनाए जाएंगे और जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को समाप्त किया जाएगा।
मतलब परमाणु ऊर्जा के तहत 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और 2047 तक 100 गीगा परमाणु बिजली। बजट में कुल प्राप्तियां क्या है? ये है 34.96 लाख करोड़ है, 34.96 लाख करोड़ है। फिर उसके बाद है कुल व्यय कितना है? 50.65 करोड़ है कुल व्यय। फिर राजकोषीय घाटा 4.4 है और राजस्व घाटा जो है 1.5 जीडीपी का। फिर प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 0.8। तो याद रखिए कुल प्राप्तियां कितना है? 34.96 लाख करोड़। फिर अगर कुल व्यय कितना है? 50.65। अब फिर उसके बाद देखो प्राप्ति से ज़्यादा तो खर्च है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा होगा 4.4 का, और जो जीडीपी का कितना होगा? राजस्व घाटा 1.5 का, और प्राथमिक घाटा होगा 0.8। हर घर नल से जल जीवन मिशन योजना की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। हर घर नल से जल की जीवन मिशन योजना क्या अवधि क्या बढ़ा दी गई 2028 तक। राष्ट्रीय महिला आयोग 33वां स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है। नारी तू नारायणी विषय इसका क्या है? नारी तू नारायणी। राष्ट्रीय महिला उद्योग का 33वां स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है। नारी तू नारायणी, ठीक है। हेलो गाइज, अब इसी पर हम बाइंड अप करते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।